Hello everyone, welcome to Economics Simplified. So as part of our PYQ series, today we'll be taking up the next set of PYQs from the December 2025 paper. So let's get started. Okay, so the first question is a match the following type, and in this you have to basically have the idea about the union budget to be able to answer this question. अब पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हाउ इम्पोर्टेंट द बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे इज राइट. अब जिस भी ईयर में आपने एग्जाम देना है, whenever you are going to appear, उस पर्टिकुलर ईयर का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट राइट. अब जिस स्टूडेंट ने वो नहीं पढ़ा होगा देन सॉल्विंग अ क्वेश्चन लाइक दिस बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर दैट स्टूडेंट राइट, बिकॉज इट्स वेरी फैक्चुअल इन नेचर. ओके, तो अब जैसे आप इस वाले में देख रहे हो देयर आर सर्टेन परसेंटेजेस गिवन टू यू राइट, स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं. तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा बजट सो यू वोंट बी एबल टू आंसर इट. ओके, तो अब जैसे इस वाले में अगर लेट्स सी द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स जो आपकी ए और बी दी हुई है लिस्ट वन में, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, पेंशंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द बी वन से स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज अ परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो अगर आपने बजट पढ़ा है तो बजट में आपने देखा होगा दे ऑल्सो गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेयर द रुपी इज गोइंग and where the rupee is coming from. ठीक है, where the rupee is going basically talks about the expenditure of the government, कि रुपी जा कहाँ रहा है, where is the rupee being spent. ठीक है, and where rupee is coming from is basically the revenue side, where the money is coming from, where rupee is coming from, which is the revenue side. तो ये वाली जो चीज है ये बजट में दी गई होती है. ठीक है, किधर से कौन से एरिया से कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी बताया जाता है, और एक्सपेंडिचर साइड के लिए भी बताया जाता है कितनी मनी, कितना परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अ पर्टिकुलर सेक्टर. ठीक है, ये सारी चीजें आपको बजट में दी जाती हैं. ओके, सो ये वाली चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि किसका परसेंटेज कितना है. ठीक है, इनफैक्ट अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स भी ना हो तो एक जनरल आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि किस चीज की परसेंटेज दूसरे से ज्यादा है. अगर आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो समवेयर और द अदर यू विल बी एबल टू कम टू द राइट आंसर. ठीक है, बट इसके लिए बजट पढ़ना दैट इज द बॉटम लाइन. Okay, you have to go through it. When we talk about pensions as a percentage of central government expenditure, the answer to this is 4%. ठीक है, it's a very small part of the government expenditure, but it is. Okay, कितना government expenditure जो है वो pensions की तरफ जाता है, that is 4%. You have to remember this, but this is according to the budget of 2025-26. ये आगे change हो सकता है. So you are not going to memorize it forever. It has to be like according to the budget. So you have to keep yourself up to date, right? Second वाला देखेंगे states share of taxes and duties as a percentage of central government expenditure. इसका आंसर क्या है? It is 22%. Okay, what percent of the central government expenditure is going towards the states share of taxes and duties? That is 22%, right? And then we come to tax GDP ratio of India. That is basically 18%. ठीक है, अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा इकोनॉमी के लिए. राइट, हमने टैक्स बायंसी की बात की थी पहले वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में. सो दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. जितना ज्यादा आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होगा उतनी ज्यादा आपके रोबस्ट होंगे गवर्नमेंट के फिनेंसेस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ टैक्स टू जीडीपी, देन इन दैट केस आपकी टैक्स टू जीडीपी ये वाला रेशियो जितना ज्यादा होगा दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ योर ओवरऑल इकोनॉमी. ठीक है, कि कितनी रोबस्ट है आपके गवर्नमेंट के फिनेंसेस, रेवेन्यू जनरेट करने का प्रोसेस कितना रोबस्ट है उसका एक बेसिकली वो इंडेक्स है. ठीक है, तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है. देन वी कम टू डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया, दैट इज अबाउट 81.3%, विच इज वेरी हाई. ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो जनरली अगर देखा जाए जितना कम हो उतना अच्छा होता है, बट इन इंडिया केस इट्स क्वाइट हाई. ठीक है, so when the economy is growing, when the economic growth of the country is robust, in that case
तभी ये वाला जो इतना हाई डेट टू जीडीपी रेशियो होता है तभी वो मैनेजेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी इकोनॉमी है इट हैज टू ग्रो एट अ कंसिडरेबल रेट इन ऑर्डर टू बी एबल टू मैनेज दिस काइंड ऑफ हाई डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। सो अगर आप इस हिसाब से देखो, सो विच वन वुड बी योर राइट आंसर? योर ए गोज विथ 4, योर बी गोज विथ 1, विच मेक्स योर ऑप्शन नंबर 4 द करेक्ट आंसर, ओके राइट। अब आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया, ठीक है। ये आपसे कर्टोसिस के बारे में पूछ रहे हैं, राइट। अब स्टैटिस्टिक्स में आप ये टॉपिक पढ़ते हो, है ना, कर्टोसिस के बारे में पढ़ते हो। इट बेसिकली टेल्स यू अबाउट द शेप ऑफ द कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है उसके बारे में बताता है कि उसका शेप क्या होगा, वो बेल शेप कर्व होता है। सो कर्टोसिस बेसिकली टेल्स यू कि जो पीक ऑफ द कर्व होगी उसका शेप क्या होगा, ठीक है। अब कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं लाइक बीटा, गामा, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं, द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है, द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं, दीज कोएफिशिएंट्स टेल यू अबाउट दैट, राइट। अब कर्टोसिस के बारे में आपको पता है इट्स ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स का होता है, यू हैव मीसोकर्टिक कर्व, यू हैव लेप्टोकर्टिक एंड देन यू हैव प्लैटिकर्टिक, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एंड हाउ आर यू गोइंग टू बेसिकली फिगर आउट कि इनमें से कौन से टाइप का कर्व है? दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स, ओके। तो अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि दैट योर बीटा 2 इज लेस देन 3, ठीक है। व्हेन दिस इज द कंडीशन the type of your kurtosis curve would be platykurtic, ठीक है। platykurtic होगा आपका जो कर्व है, ठीक है। so totally depends on the value of your coefficient, okay। so platykurtic curve क्या होता है? platykurtic curve वही होता है जिसमें आपका जो टिप है of the curve that is flat, okay, flat shape होता है, flat shape, ओके। सो अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत इवनली स्प्रेड आउट होती है, इट्स वेरी इवनली स्प्रेड आउट, ओके। देयर आर नो आउटलायर्स एज सच, नो आउटलायर्स। that is when your curve is basically called a platykurtic curve, that your distribution of the data is evenly spread out, there are no outliers। otherwise आप देखते हो कि जैसे आप normal distribution की बात करो तो आपका जो डेटा होता है it's quite concentrated near the mean, okay। इस केस में वो नहीं होता, right, this doesn't happen। so your answer to this particular question is platykurtic, okay। अब आपका ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स से है, राइट। इकोनोमेट्रिक्स से टॉक्स अबाउट योर टाइम सीरीज एनालिसिस, ओके। ये टाइम सीरीज एनालिसिस की बात कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इट सेज। इट सेज दैट द एप्सिलॉन टी इज अ प्योरली रैंडम प्रोसेस विद मीन 0 एंड वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है दैट योर एप्सिलॉन टी इज अ प्योरली रैंडम प्रोसेस विद मीन इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, इन दैट केस योर प्रोसेस इज नोन एज अ वाइट नॉइज प्रोसेस। ये आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड अ वाइट नॉइज प्रोसेस। बेसिकली आपके बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम शॉक्स होते हैं इस सिचुएशन में, राइट। आपके जो व्हेन योर प्रोसेस इज अ वाइट नॉइज प्रोसेस, इन दैट केस यू हैव वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड रैंडम शॉक्स, ओके, इन दैट केस, राइट। अब जब आपकी जो एरर टर्म है इट इज रैंडम, सो इन दैट केस यू कैन बेसिकली हैव 2 टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज मॉडल्स, ओके, 2 टाइम सीरीज मॉडल्स। अब व्हाट आर दे? एक तो आपका हो गया ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, ओके, एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी मूविंग एवरेज मॉडल, मूविंग एवरेज प्रोसेस मॉडल, राइट। ये 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं, राइट। अब आप लेट्स अंडरस्टैंड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल फर्स्ट। पहले ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के बारे में समझते हैं कि व्हाट इट बेसिकली टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो अब जब ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होता है टाइम सीरीज में, तो उसमें जो आपका xt की वैल्यू होती है, राइट। अब आपका जो वेरिएबल है x एट टाइम t, योर t बेसिकली डिनोट्स द टाइम, ओके। जो xt की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द पास्ट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है,
पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड करेगा. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स टी, तो पास्ट वैल्यूज क्या हुई? एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, एक्स टी माइनस थ्री, एंड दैट गोज ऑन. ठीक है, एंड दैट गोज ऑन, राइट. सो ये वाला जो टाइप का मॉडल होता है इसको हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बोलते हैं, जिसमें जो आपका लैग्ड वैल्यूज होती हैं, डिपेंडेंस जो होती है वो वेरिएबल की उसके लैग्ड वैल्यूज पे होती है. ठीक है. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मूविंग एवरेज प्रोसेस मॉडल, ठीक है, जब इसकी बात करते हैं, दिस इज बेसिकली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ योर एरर टर्म्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ योर करंट एंड पास्ट एरर टर्म्स. करंट एरर टर्म्स भी होंगी एंड पास्ट एरर टर्म्स भी होंगी. ओके, ठीक है. So let's say we are talking about your error term. So let's say this one, this error term epsilon t is at the current point of time. ठीक है, तो इसकी past values क्या हुई? e epsilon t minus वन, epsilon t minus वन, epsilon t minus टू, okay, epsilon t minus थ्री, and that goes on. राइट, सो दैट गोज ऑन. सो बेसिकली आपके यहाँ पे जो है, यहाँ पे लैग टर्म्स ऑफ द एरर टर्म आर कमिंग. ठीक है, और यहाँ पे ऑटो रिग्रेसिव में आपके वेरिएबल की ही लैग टर्म्स आ रही है. ओके, तो डिफरेंस बेसिकली यही है कि ऑटो रिग्रेसिव में लैग टर्म्स ऑफ द वेरिएबल आर इंक्लूडेड एंड मूविंग एवरेज में आपका लैग टर्म्स ऑफ द एरर टर्म आर इंक्लूडेड. बोथ द करंट एंड द पास्ट एरर टर्म्स आर इंक्लूडेड, सो इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम. राइट, तो ये बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड दैट बेसिकली गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं अ प्रोसेस एक्स टी इज डिफाइंड बाय एक्स टी इक्वल टू. अब देखो आप इसमें यू हैव टू वेरी केयरफुली नोटिस ईच एंड एवरीथिंग. यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू दी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एक्स टी. Okay, xt की value is dependent on past values of xt. If you notice it, xt की value is dependent on xt minus one, xt minus two, xt minus r, goes on like that, right? तो यहाँ पे जो आपके अल्फा वन अल्फा टू है, ये दे आर बेसिकली द कोएफिशिएंट्स, राइट. बट आपके जो ये टर्म्स हैं xt के फॉर्म में, यू सी दैट, यू नोटिस दैट वेरी केयरफुली, जो xt की वैल्यू है इट इज डिपेंडेंट ऑन द लैग्ड टर्म्स, पास्ट वैल्यूज ऑफ xt. राइट, एंड दैट्स व्हाट वी स्टडीड. ये क्या होता है? ये होता है ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस ऑफ ऑर्डर आर. ठीक है, ये ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस होता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट योर ए स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट. ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस जो होता है एग्जैक्टली वही बता रहा है ए स्टेटमेंट आपका. अब बी देखते हैं. सो अ प्रोसेस एक्स टी इज डिफाइंड बाय, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक्स टी की वैल्यू है. अब इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ योर एरर टर्म्स. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टर्म्स है. एप्सिलॉन टी माइनस वन, एप्सिलॉन टी माइनस एम, गोज ऑन, राइट, लाइक दैट. तो इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ योर करंट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ द एरर टर्म्स, राइट. और ये क्या होता है? इट इज अ मूविंग एवरेज प्रोसेस. दैट्स व्हाट वी स्टडीड, राइट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ करंट एंड पास्ट एरर टर्म्स. ठीक है, तो ये वाली चीज बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई. दैट्स टॉकिंग अबाउट द मूविंग एवरेज प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू दैट आपकी ए और बी करेक्ट है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. सो अकॉर्डिंग टू दैट योर ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बट लेट्स गो थ्रू सी एंड डी ऑल्सो, राइट. एग्जाम में आपने आइडियली देखना है कि एग्जाम कंडीशन में, क्योंकि आप जल्दी में पैनिक करके गलती भी कर सकते हो. सो आइडियली गो थ्रू ऑल द स्टेटमेंट्स इवन इफ यू हैव कम टू द आंसर. ठीक है, तो सी क्या बोल रहा है? अ प्रोसेस एक्स टी डिफाइंड बाय एक्स टी. यहाँ पे आप देखो क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एरर टर्म्स, करंट एंड पास्ट एरर टर्म्स दी हैं, एंड व्हाट इट इज कॉल्ड? इट्स कॉल्ड ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. बट व्हाट वी हैव स्टडीड, रियल जो एक्चुअल होता है वो होता है मूविंग एवरेज प्रोसेस. सो दिस इज रॉन्ग इन दैट सेंस. डी में अ प्रोसेस डिफाइंड बाय दिस, यहाँ पे आपका जो है एक्स टी की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द पास्ट वैल्यूज ऑफ एक्स टी, एंड ये क्या हमने पढ़ा है? इट्स ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस, but the statement says it's moving average process, which is wrong.
सो योर सी एंड डी आर करेक्ट, सी एंड डी आर इनकरेक्ट. बेसिकली उन्होंने इंटरचेंज कर दिया है नाम को, ठीक है. तो आपके ए और बी बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है. आई होप यू गॉट इट. बेसिकली आपको ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज क्या होता है ये पता होना चाहिए था. इफ यू न्यू दैट, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब ये बेसिकली आपको एक पब्लिक फाइनेंस का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है. इन दिस व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट आपको निकालना है. अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली योर फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट. ये आपका प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है, ओके. अब आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट द थिंग्स दैट हैव बीन गिवन टू यू, उसमें आपका इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑलरेडी देयर. इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, बट अगर आप देखो तो फिस्कल डेफिसिट कहीं नहीं दिया. फिस्कल डेफिसिट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट योरसेल्फ एंड देन पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. तो इसके लिए फिस्कल डेफिसिट का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. हाउ डू यू गेट फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली योर टोटल एक्सपेंडिचर, ओके. Total expenditure minus revenue receipts. Revenue receipts plus your non-debt creating capital receipts. Okay? I'm writing in short form. I hope you'll get it. सो बेसिकली जो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, इट्स इक्वल टू योर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ओके. अब क्वेश्चन में आपको टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी हुई है, यस, इट्स 8600, ओके. यू हैव दैट ऑलरेडी. एंड देन योर रेवेन्यू रिसीट्स, यू हैव टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, इट इज 5600, ओके. अब आपको निकालना है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. अब यहाँ पे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स के बारे में नहीं दिया. यू हैव टोटल कैपिटल रिसीट्स बट यू आर पर्टिकुलरली आस्क्ड टू फाइंड आउट द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ओके. तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, राइट. That's something that you have to calculate yourself. अब non debt creating capital receipts क्या होती हैं? It's basically recovery of loans. It's equal to the recovery of loans plus your disinvestment receipts. Okay? Your non-debt capital receipts, non-debt creating capital receipts is basically equal to the recovery of loans plus disinvestment receipts. Okay? This is the other formula that you need to remember to be able to solve this particular question. ओके. अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है बिकॉज ऑल द फिगर्स आर नाउ अवेलेबल टू यू. सो 8600 माइनस 5600 प्लस व्हाट इज योर रिकवरी ऑफ लोन्स? योर रिकवरी ऑफ लोन्स इज 150 प्लस योर डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, इट इज 400, राइट. बस इसको अब आपको सॉल्व करना है एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ योर fiscal deficit. You just have to solve for it and that will give you the value and your fiscal deficit will come out to be 2450 crores. ठीक है? This is the value that you are going to get when you solve it, right? अब ये value आपने इधर fiscal deficit में, जब आप प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हो तो फिस्कल डेफिसिट की ये वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, जस्ट हैव टू पुट इट हियर, ओके. अब लेट्स डू दैट. What is it? 2450 is your fiscal deficit minus the interest payment given to you is 800. Okay. You just have to put this value and calculate. What do you get now? You get 1650 crores. When you solve it, this is the value that you get, and that's exactly what has been asked to you in the question. Okay. So your the answer to your primary deficit is 1650 crores, which makes your option 3 the correct answer. ठीक है. बस आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे. प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं. इफ यू हैव दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है देन आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं.
आपको बस वैल्यूज को इनपुट करना एंड यू हैव टू जस्ट गेट द आंसर डायरेक्टली. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. Okay, now we have an assertion reason kind of question. Let's read the assertion statement first. Prices of diesel and petrol products are different in different states of India. Right? This is absolutely right. आपको पता है prices of diesel and petrol are different. And why is that so? Because diesel, petrol ये सब जो है ये GST के ambit में नहीं आता. अब इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जाम के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जीएसटी में कौन से आइटम्स नहीं आते हैं. इफ यू रिमेंबर इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो एनालिसिस वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. उसमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल वर द आइटम्स व्हिच वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर जीएसटी, राइट. अब बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल एक्सक्लूडेड है जीएसटी से तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी हर स्टेट. अब ये पेट्रोल जो है आपका स्टेट के एम्बिट में आता है, स्टेट इज बेसिकली टैक्सिंग इट, राइट. तो हर स्टेट का अपने खुद के रूल्स है रिगार्डिंग द टैक्सेशन, राइट. वो अपने लेवीज अपने आप खुद हिसाब से डिसाइड करके करते हैं इम्पोज, राइट. तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है स्टेट टू स्टेट डीजल पेट्रोल के डिफर करते हैं. ओके, सो योर असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट. लेट्स रीड द रीजन स्टेटमेंट. The above products have not yet been brought under the coverage of GST by the GST Council. And that's again the right answer, right? रीजन बिल्कुल करेक्ट है. इसी वजह से जो आपका डीजल और पेट्रोल है उनके प्राइसेस डिफर करते हैं. ठीक है, सो योर रीजन स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑल्सो करेक्टली एक्सप्लेन्स योर असर्शन स्टेटमेंट. So according to that, your option 1, which is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So option 1 is your correct answer. Okay? Right. अब आपके पास एक और न्यूमेरिकल है and it's pretty easy. यहाँ पे आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, योर डिमांड फंक्शन इज P इक्वल टू 80 माइनस 3Q. ओके, अब आपको एक टोटल कॉस्ट फंक्शन भी दिया हुआ है. व्हाट इज दैट? 120 प्लस 8Q. ओके, अब आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेवेन्यू एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ Q इज योर रेवेन्यू गोइंग टू बी मैक्सिमम. ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से आपको बताना है करेक्ट कौन सी है. ओके, तो अब बेसिकली जब आपको ये फाइंड आउट करना है तो पहले तो आपको टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट आपके पास है ऑलरेडी, टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा. अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? P इंटू Q. ये आपको पता होगा, राइट. सो यू डू दैट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर P? 80 माइनस 3Q आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड यू मल्टीप्लाई इट विद Q. व्हाट डू यू गेट? यू गेट 80Q माइनस 30Q स्क्वायर. ठीक है, ये आपके TR की वैल्यू है. अब आपको पता है जब आपको पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम रेवेन्यू कब होगा, दैट हैपेंस व्हेन योर इक्वेशन इज बेसिकली इन एन इक्विलिब्रियम. तब आपकी प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन होगी, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आप इनकर कर पाओगे एट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन. तो वो कब होता है? जब मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. उसके लिए क्या होना जरूरी है फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम टू बी सेटिस्फाइड? MR इक्वल टू MC. आई होप यू नो दैट. जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हो इन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन तो आपका जो बेसिक जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है MR इक्वल टू MC. ओके, सो उसको फाइंड आउट करने के लिए, उस सिचुएशन में आने के लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट MR एंड MC. बिकॉज यहाँ पे आपको MR MC की वैल्यू डायरेक्टली दी नहीं है. TR आपने कैलकुलेट कर लिया है, TC आपको दिया हुआ है. अब MR कैसे निकालते हैं? MR इज बेसिकली इक्वल टू, इट्स बेसिकली अ डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू Q. ठीक है, तो अगर आप ये करोगे व्हाट डू यू गेट? यू हैव टू बेसिकली डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू Q. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q. अब लेट्स डू इट. आपका इसको करोगे तो आपका क्या आएगा? 80 माइनस इस पार्ट को करोगे व्हाट डू यू गेट? यू गेट 60Q. ठीक है, ये आपका MR की वैल्यू हो गई. अब आपको MC भी निकालना है. MC क्या होगा? इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ योर टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू Q अगेन. ओके, अब इसको करोगे यू गेट 8. ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया एंड दिस पार्ट व्हेन यू डिफरेंशिएट दैट यू व्हेन यू डू दैट यू विल गेट 8. ओके, सो यू हैव योर MC ऑल्सो, यू हैव MR ऑल्सो. अब आपको बस इस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करना है इसको टू बी एबल टू रीच दैट
मैक्सिमम प्रॉफिट वाली सिचुएशन, ठीक है। उसके हिसाब से आपकी क्यू की वैल्यू क्या होगी जब मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा, वो आपको इधर डाल के इसको इक्वेट करके निकालना है। ओके, तो अब आपका एमआर क्या आया, 80 माइनस 6Q। ओके, 80 माइनस it's basically, I think I made a mistake over here. It is 3, right? It is 3 and this is going to be 6. Okay, please make that correction. It was 80Q minus 3Q square. Okay, please make that correction. And then when you differentiate it, you get 80 over here and then over here it's going to be minus 6Q. Okay, तो ये आप MR की वैल्यू क्या हुई, 80 minus 6Q and you equated with MC which is your 8. ठीक है, इसको बस आपको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ Q. ओके, 80 minus 8. Okay, so you get 72 by 6 and that gives you 12. Okay, so your value of Q is 12. So the value of your quantity when you are getting a maximum revenue is 12. Okay, when your Q is equal to 12, then this particular system of equations is going to make the maximum revenue. ओके, तो Q की वैल्यू आपको मिल गई, इट्स 12. ओके, अब आपको मैक्सिमम रेवेन्यू की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू इज बेसिकली गिवन बाय योर टोटल रेवेन्यू, है ना, टोटल रेवेन्यू निकालना है आपको। तो टोटल रेवेन्यू की बस आपको इक्वेशन में Q की वैल्यू जो 12 है वो पुट करनी है। तो टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है 80Q माइनस 3Q स्क्वायर, इसमें आपको Q की वैल्यू पुट करनी है विच इज 80 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 12 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे एंड द आंसर दैट यू गेट इज गोइंग टू बी 528. ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी, राइट। So when you solve it, you get 528 and that makes your option A because it tells you that Q equal to 12. जब Q equal to 12 होगा तब आपका maximum revenue होगा और maximum revenue की value क्या होगी, that is going to be 528. So this makes your A and C statement the correct answers, which makes your option 1 the correct one. ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको ये MR इक्वल टू MC वाली जो कंडीशन है ये पता होनी चाहिए थी। एंड वंस यू नो दैट यू जस्ट हैव टू डिराइव दोज वैल्यूज, TRTC है आपके पास, MR MC निकालो, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, वहां से Q की वैल्यू जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू व्हेन योर रेवेन्यू इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। Q की वैल्यू है ही आपके पास जब मैक्सिमम रेवेन्यू होगा, उसको बस टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन में डाल के टोटल रेवेन्यू की भी वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक थिंग दैट यू हैड टू डू एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड स्टेट एक्टिविटी वाज प्रपोज्ड बाय, दिस इज समथिंग दैट यू स्टडी इन पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक एक्सपेंडिचर की जब आप थ्योरीज पढ़ते हो तो इसमें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैगनर्स लॉ, ठीक है। This particular equation, this particular statement rather is talking about Wagner's law. ठीक है, ये वाली सिचुएशन जो बात हो रही है, so Adolf Wagner is the one who proposed this Wagner's law. इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी डिवेलप करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो नेचुरली जो स्टेट की एक्टिविटी है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज होने लगता है, राइट। अब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली पीपल्स डिमांड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, right? Demands for public resources, for example, education, health, infrastructure, and in all of these things, the intervention of the government becomes very important. Intervention of the state, public expenditure becomes very important, right? Welfare activities करनी होती है government को. So with economic growth, the public expenditure by the government, by the state also increases. So that's something that the Wagner's law talked about and it was proposed by Adolf Wagner. ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे because options में एलन पीकॉक का भी नाम दिया गया है, so I'm just highlighting it for you people. वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में। इट्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ये भी आपने गो थ्रू करना है कि व्हाट इट बेसिकली टॉक्स अबाउट, राइट। ओके,
So you have another numerical in this particular question. अब यहाँ पे आपको GNP and market price की value दी है. You have been given the consumption, you have been given the government purchases, exports and imports. इनकी values दी हुई हैं. आपको investment की value calculate करनी है. ठीक है? Very pretty straightforward question. अब आपको basically GNP and market price का formula पता होना चाहिए. What is that? That's basically equal to your consumption plus your investment plus your government purchases plus your exports minus imports. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है. अब डू नॉट कंफ्यूज योर GNP एंड GDP. ओके, GNP GDP डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं. Do not confuse the two, do not use it synonymously. They both are different क्योंकि national product and domestic product makes a difference. Go back and read about it. GNP and GDP are different. Okay? अब यहाँ पे GNP की बात की गई है तो GNP at market price is equal to this. Okay? अब आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन गिवन टू यू. ठीक है, तो इसको अब बेसिकली रीअरेंज कर लेते हैं. लेट्स कीप आई और इन्वेस्टमेंट ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड टेक द रेस्ट ऑफ देम ऑन द अदर साइड. सो योर GNP minus your consumption minus the government expenditure and then minus the exports minus imports. Okay, this is what your equation is, जिसमें आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है. तो GNP एट मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 14,400 crores. ओके, minus your consumption is 12,000 crores. Then your government purchases are 1,200. Okay, and then the value of your exports is 1,000 and the imports are 1,500. ठीक है, अब ये आपकी पूरी इक्वेशन बन गई है. When you solve it, you get the value of investment. ओके, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? When you do it, आपकी आंसर जो आएगा वो आएगा 1,700 crores. ठीक है, that is the value of your investment. So your option 4 becomes the right answer. Basically आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था. फॉर्मूला पता है तो सारी आपको वैल्यूज दी हुई हैं. You just have to insert them in the formula and get your right answer. It was as simple as that. Okay. अब इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली कुछ थ्योरीज दी हुई हैं. यू हैव टू प्लेस देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब जो सबसे पहले आई थी उसको सबसे आगे लगाना है एंड देन यू गो अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी. अब सबसे पहले जो आया था वो है द फर्स्ट दैट केम वाज वॉलरस थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम. ठीक है, वॉलरस थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम. सो दिस केम in around the 19th century. Okay, ये around 19th century में आई थी and it was basically given by Leon Walras. Okay, Leon Walras. It basically talks about your general equilibrium कि जो आपके demand and supply है when are they going to be in equilibrium and not just demand and supply in one market but in all the interconnected markets. जो multiple markets हैं, general equilibrium is talking about the entire system, right? सारे system, पूरे system की बात करता है. तो general equilibrium में वो ये बोल रहे हैं कि जब demand and supply in all the interconnected multiple markets are in equilibrium simultaneously. ठीक है, उस चीज के बारे में वॉलरस थ्योरी ने ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम उन्होंने ये वाली बात की थी. ठीक है, सो दिस वाज द वन इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ थ्योरीज. दिस वाज द थ्योरी दैट केम द फर्स्ट अराउंड इन द 19th century. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कम्स द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी. ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड. This came in around late 19th century. Okay, late 19th century, early 20th century के around this theory had come in. Early 20th century. Okay. अब ये इस थ्योरी में वन ऑफ द मेन इकोनॉमिस्ट हु propounded this particular theory was Alfred Marshall. You might have heard about his name. Alfred Marshall was one of the main economists associated with this particular theory. And इसमें basically यही बात की थी कि जो आपकी यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स. ठीक है, इस थ्योरी में उस चीज के बारे में बात की गई थी. एंड देन कम्स योर थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग. ओके, थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग. अब ये जो है आपका बेन ने दिया था. ओके,
दिस वॉज अ पार्ट ऑफ बेन्स मॉडल, थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग। अब ये आपकी अराउंड मिड 20th सेंचुरी में आई थी। ओके ये मिड 20th सेंचुरी में आई थी। अब इसमें बेसिकली ये बात होती है कि जब कोई मार्केट है, ओके उस मार्केट में कुछ इनकम्बेंट प्लेयर्स होते हैं। इनकम्बेंट प्लेयर्स मतलब जो प्लेयर्स ऑलरेडी उस मार्केट में होते हैं, दे आर ऑलरेडी फंक्शनिंग इन दैट मार्केट, ठीक है। जो वो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू मेक अ प्राइस जिसको हम लिमिट प्राइस कहते हैं। वो एक ऐसा प्राइस इम्पोज करते हैं, ऐसे प्राइस पे अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं सच दैट कि और जो प्लेयर्स हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, उस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर ही ना करें, ठीक है। सो एक तो होता है आपका मोनोपोली प्राइस, राइट। मोनोपोली प्राइस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल प्राइस। अगर आपकी मार्केट में मोनोपोली प्राइस चल रहा है तो दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर प्लेयर्स टू एंटर द मार्केट, राइट। तो वो वाले प्राइस से नीचे प्राइस सेट किया जाता है, बट नॉट एज लो एज कि उनको लॉस होने लग जाए, ठीक है। नॉट एज लो एज अ लॉस मेकिंग डील, जस्ट अबव दैट सिचुएशन, ठीक है। सो अगर ऐसा प्राइस सेट किया जाता है, इट डज नॉट एक्चुअली पे मच ऑफ इट डज नॉट एक्चुअली अट्रैक्ट द पीपल हु आर वांटिंग टू एंटर द मार्केट, बिकॉज उनको लग रहा है कि यार कुछ प्रॉफिट तो ज्यादा मिल नहीं रहा है, इट्स जस्ट वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन मेक, ओके। तो इस सिचुएशन में दे प्रेफर नॉट टू एंटर द मार्केट, ठीक है। उसको लिमिट प्राइसिंग कहते हैं। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, अ स्ट्रैटेजी दैट इज अडॉप्टेड बाय द प्लेयर्स व्हिच आर ऑलरेडी फंक्शनिंग इन द मार्केट। इसका मेन रीजन यही है, दे वांट टू बेसिकली प्रिवेंट द प्लेयर्स, अदर प्लेयर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, जिससे कि उनके लिए कंपटीशन ना क्रिएट हो, ठीक है। वो ऐसा प्राइस सेट करते हैं जिसको लिमिट प्राइसिंग कहते हैं, which basically tends to limit the competition in the market by trying to prevent other players from entering the market, okay। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेन ने दिया था and came around the mid 20th century, okay। and then we come to the logical ordering theory, okay। logical ordering theory, अब ये जो थ्योरी है आपकी हिग्स ने दी थी, ओके ये हिग्स ने दी थी। सो इट बेसिकली टॉक्ड अबाउट योर आईसीज, योर बजट लाइन। सो इट बेसिकली सॉर्ट ऑफ रिप्लेस द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है। एंड ये वाली भी जो थ्योरी है आपकी अराउंड मिड 20th सेंचुरी में ही आई थी, राइट। सो इसके हिसाब से आपका राइट क्या हुआ क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, योर डी सी ए बी is the right sequence which makes your option 1 the करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इन सारी थ्योरीज के बारे में नॉट जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इनके कर्व्स भी आपको पता होने चाहिए, राइट। ये कर्व्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप इस थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग की बात करो। दिस पर्टिकुलर थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड वेरी वेल इफ यू एक्चुअली नो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट विजुअली, ग्राफिकली, ओके। तो ये वाला गो बैक एंड हैव अ लुक एट this particular one. This is a very important theory. Industrial economics में इसको आप mainly पढ़ते हो. So industrial economics में this becomes a very important theory. You should know how its graph looks like. ठीक है, उधर से ही सारी जो स्टोरी है वो डिवेलप होती है, ठीक है। बाकी आईसीज, बजट लाइन, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट नो। हिग्स ने लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी, दैट्स ऑल अबाउट दैट। कंज्यूमर चॉइस कैसे होती है, द इक्विलिब्रियम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो ऑल ऑफ दैट। सो डू गो थ्रू इट, ओके। सो अब इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूछा गया है कि हेड काउंट इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन, दिस इज बेसिकली अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो हेड काउंट इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे फॉल करते हैं उसका हेड काउंट जो है वो हेड काउंट इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट देता है, ठीक है। तो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन 1. दिस वाज प्रीटी समथिंग दैट यू हैव एक्चुअली डोंट हैव टू रियली गो थ्रू अ लॉट, बट इसमें आपको सिर्फ एक डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड ऑल्सो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ हेड काउंट, इट टेल्स यू कि एक नंबर की बात की जा रही है। सेकेंड स्टेटमेंट में प्रोपोर्शनेट गैप की बात हो रही है, so you can't literally connect it with a head count, a number. It's basically a gap between two things, right? Second statement mein, so one can eliminate that thing from there, but that's not the right way of doing it. You should ideally know कि head count index of poverty measurement होता क्या है, right? So your option 1, the number of people who fall below the poverty line, is the correct answer, okay?
So with that, we come to the end of this particular lecture. I hope you learned something today. If you have any queries, any doubts, do put that in the comment section. We'll absolutely love to help you out with them. And with that, it's a wrap. I'll see you in the next lecture with the next set of PYQs. Till then, stay curious and keep learning.